लेक्चर के अंदर में हमारा जो मेन कंसर्न एरिया ये है कि हम लोग जो सिलेबस के अंदर में जो टॉपिक है हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स, उसको अभी हम लोग देखेंगे। हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स में जनरली हम लोग को पढ़ना पड़ता है जो मेजर तरीके से जो स्कूल्स रहे हैं साइकोलॉजी के अंदर में, फ्रॉम स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, फिर आपका बिहेवियरिज्म आ जाता है, जेस्टॉल्ट आ जाती है, ह्यूमनिज्म आ जाती है, साइकोएनालिसिस आ जाती है, कॉग्निटिविज्म है और भी है, जैसे बायोलॉजिकल अप्रोच है, एवोल्यूशनरी अप्रोच है। कॉग्निटिज्म तो ऑलरेडी हमने देख लिया था, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये इन स्कूल्स पे डायरेक्टली कूदने से पहले सबसे पहले तो कुछ हम लोग ये देख लेते हैं कि जो पूरी की पूरी साइकोलॉजी के अंदर में, स्पेशली इन स्कूल्स के इर्द गिर्द, इन स्कूल्स के अंदर में कुछ एक डिबेट चलती रहती है। डिबेट या कंट्रोवर्सीज, अब जो भी कहना चाहे वो कह सकते हैं। ये जो कंटेंट मैं यूज कर रहा हूँ, ये कंटेंट मुकुल पाठक सर का कंटेंट है, वहां से मैं ये पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहला डिबेट है डिटर्मिनिज्म वर्सेस फ्री विल का। तो व्यू क्या है? कुछ लोग होंगे जो डिटर्मिनिस्टिक व्यू रखेंगे, कुछ लोग होंगे जो फ्री विल वाले व्यू रखेंगे। जो डिटर्मिनिस्टिक व्यू वाले होंगे वो ये बोलेंगे कि ह्यूमन बिहेवियर ह्यूमन के चॉइस पर डिपेंड नहीं करते, यानी कि अगर मैं पेन उठाता हूँ, पेन गिराता हूँ, तो वो मेरे चॉइस के ऊपर नहीं है, ये ऑलरेडी डिटरमाइंड है। लेकिन फ्री विल वाले का व्यू ये होगा कि तुमने पेन इसलिए उठाया क्योंकि तुम पेन उठाना चाहते थे, तुम्हारी चॉइस थी वो। ठीक है। अब डिटर्मिनिज्म वाले में डिटर्मिनिस्टिक व्यू जो रखते हैं, अब वो उनसे जब पूछा जाए कि अच्छा ठीक है, अगर ह्यूमन चॉइस नहीं है जिसके वजह से ह्यूमन बिहेवियर हो रही है, तो फिर आ कहाँ से रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है ह्यूमन बिहेवियर को? तो ये जनरली दो कैटेगरीज में बढ़ जाते हैं। एक बोलते हैं कि ह्यूमन के विद इन फैक्टर्स हैं जिसके वजह से वैसा वो बिहेव करता है। दूसरे लोग होते हैं जो कहते हैं कि ह्यूमन के जो आउटसाइड फैक्टर्स जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, उसकी वजह से ह्यूमन का बिहेवियर वैसा है। और इस इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिस्टिक व्यू पॉइंट को सपोर्ट करते हैं बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिस्ट ये कहते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर ना तो उनके इंटरनल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ना तो उनके फ्री विल पे डिपेंड करता है। डिपेंड करता है तो सिर्फ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहने का मतलब कि बिहेवियरिस्ट कहते हैं कि ह्यूमन का बिहेवियर डिटरमाइन होता है, यानी कि ह्यूमन का रिस्पॉन्स जो है वो डिटरमाइन होता है कि उसको स्टिमुलस कैसा मिल रहा है। ठीक है, अगर स्टिमुलस उसको एक ही तरीके का मिलेगा तो रिस्पॉन्स भी उसका एक ही तरीके का हो। सोच के देखिए जरा कि अगर अगर ऐसा व्यू को हम लोग लेते हैं जिसमें कंप्लीटली हम लोग फ्री विल को निगेट कर दे रहे हैं और बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म यानी कि इंटरनल फैक्टर्स को निगेट कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि हर इंसान हमारे लिए सब सेम हो जाएंगे? तो ये बिहेवियरिज्म का सपोर्ट था इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को लेकर। बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म में भी फिर फर्दर कैटेगराइजेशन होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ह्यूमन का बिहेवियर ऐसा है क्योंकि उनको जेनेटिक्स वैसा मिला है। ठीक है, और ये नेटिविस्टिक जो व्यू पॉइंट रखते हैं वो इसी चीज को सपोर्ट करते हैं कि ह्यूमन का जो बिहेवियर है या फिर हमारा और आपका जो बिहेवियर है वो इसलिए क्योंकि हमें जीन्स ऐसे मिले। कुछ लोग ये बोलेंगे कि हमारा जो बिहेवियर है वो बायोलॉजिकल नीड्स की वजह से डिटरमाइन होता है। बायोलॉजिकल नीड्स मतलब आपका, अगर जैसे कि आपका बिहेवियर हो गया पानी पीना, तो आपका बिहेवियर जो पानी पीने का था वो इस चीज से डिटरमाइन हो रही थी, जैसे कि आपका थर्स्ट कैसा है, जैसे कि हंगर हो गया, थर्स्ट हो गया, ये सब चीजें भी डिटरमाइन करती है। तो ये जो बायोलॉजिकल नीड वाले लोग हैं वो इन सब चीजों को मानते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर इन सब चीजों से डिटरमाइन होती है। और फिर एक और ग्रुप आती है इंस्टिंक्टिव एनर्जी वाली। इंस्टिंक्टिव एनर्जी ये जनरली साइकोडायनामिक्स वाले, साइको एनालिसिस वाले और फ्रॉइड साहब का ये मानना है कि ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो ह्यूमन का चॉइस पे डिपेंड नहीं करता, उसके फ्री विल पे डिपेंड नहीं करता। तो डिपेंड किस पे करता है? तो इनके हिसाब से साइकिक एनर्जी पे डिपेंड करती है। साइकिक एनर्जी मतलब जो आपका इंस्टिंक्टिव एनर्जी, इंस्टिंक्टिव एनर्जी मतलब कि जो आपके इंस्टिंक्ट्स हैं, इंस्टिंक्ट्स जो आपके सर्वाइवल में हेल्प करते हैं, वो इंस्टिंक्ट्स जो है आपको, वो एक सोर्स बनता है या फिर वो एक एनर्जी सोर्स बनता है जहां से जो डिटरमाइन करता है कि आपका बिहेवियर कैसा होगा। तो सिगमंड फ्रॉइड का जो साइको एनालिसिस है वो इसी चीज पे डिटरमाइंड है, इसी चीज पे इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, तो हमने बोला कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बिहेवियरिज्म जो है वो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को सपोर्ट करता है, और जो साइको एनालिसिस जो हमने बोला वो सपोर्ट करती है किस चीज को? साइकिक इंस्टिंक्टिव एनर्जी या फिर साइकिक एनर्जी के अंदर में, या फिर इसी को कहते हैं हम लोग साइकिक डिटर्मिनिज्म। तो साइको एनालिसिस स्कूल की जो शुरुआत होती है वो साइकिक डिटर्मिनिज्म से होती है, और बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट की जो शुरुआत होती है वो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म से शुरुआत होती है। लेकिन और भी तो, जैसे कि एक और तो ग्रुप है ना, जैसे फ्री वाले ग्रुप, फ्री विल वाले ग्रुप में आते हैं आपके ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिस्टिक स्कूल। तो जो ह्यूमनिस्टिक स्कूल जो होती है वो इस फ्री
विल की आइडिया को प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं कि ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो कोई उसका इंटरनल फैक्टर से डिपेंड नहीं करता, कोई उसका एक्सटर्नल फैक्टर से डिपेंड नहीं करता, बस एक ही चीज में फैक्टर मैटर करती है ह्यूमन बिहेवियर में, और वो है उसका चॉइस, कि क्या वो चॉइस उसका है कि नहीं। अगर चॉइस है तो वो करेगा, चॉइस नहीं है तो वो बिहेव नहीं करेगा। ये ह्यूमनिस्टिक स्कूल कहती है। लेकिन तो फिर बात यह है कि कौन सही है, ये सही है, ये सही है, सवाल यही सवाल आएगा ना अंत में कि सही कौन है। तो एक्चुअली में दोनों सही है। मतलब दोनों सही कहने का मतलब, दोनों सही कहने का मतलब ये है कि आप चॉइस के बेसिस पे बिहेवियर करते हो, यानी कि आपका बिहेवियर चॉइस पे डिपेंड करता है। लेकिन तब जब डिटरमिनिस्टिक फैक्टर्स जो हैं, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, वो रोल प्ले ना कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये जैसे कि कोई एक पर्सन है जो कि बहुत ह्यूमरस है, वो बात बात पे मजाक करेगा, वो आपको मजे दिलाएगा, खुश रखे, वो काफी ह्यूमरस है। तो अगर वो ह्यूमरस बंदा है तो उसकी चॉइस है कि वो आपको हंसाता रहे, उसकी चॉइस है कि वो ह्यूमरस रहे। लेकिन अगर उसको हम किसी फ्यूनरल में बैठा देंगे, उसकी तो चॉइस तो यही है ना कि वो भाई उसकी तो भाई नेचर यही है, चॉइस यही है कि वो ह्यूमरस है, वो उस वक्त भी मजा कर सकता है, लेकिन फिर भी वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स वैसे हैं नहीं। तो यानी कि यहाँ से एक्सटर्नल फैक्टर्स भी डिटरमाइन करती हैं। फिर एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आपको पढ़ने का बहुत मन कर रहा हो, बहुत आपका कल एग्जाम है, टेस्ट है, आपको बहुत पढ़ना है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको बहुत तेज भूख लगी हुई है, बहुत तेज, इतनी कि आप चूहे पेट में कूद रहे हैं, वो वाली सिनेरियो है, भूख लगी हुई है। उस वक्त आप पढ़ नहीं पाएंगे, भले ही आपकी कितनी भी चॉइस हो पढ़ने की, लेकिन आप पढ़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको भूख लगी हुई है। बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म, यानी कि बायोलॉजिकल नीड, यानी कि सारे फैक्टर्स आपस में रोल प्ले कर रहे हैं, यानी कि सारे फैक्टर्स जो है सब डिटरमाइन कर रहे हैं आपके ह्यूमन बिहेवियर्स को। तो इसी में एक टर्म आ जाती है सॉफ्ट डिटर्मिनिज्म की। ये फ्री फ्री विल, वही सॉफ्ट डिटर्मिनिज्म की टर्म आ जाती है। सॉफ्ट डिटर्मिनिज्म मतलब कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से भी डिपेंड करता है, साइकिक डिटर्मिनिज्म यानी कि इंटरनल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, और साथ ही साथ फ्री विल पे भी डिटरमाइन करता है। तो ये सॉफ्ट डिटर्मिनिज्म की जो आइडिया है, वो जो इन सभी जो डिटर्मिनिस्टिक आइडिया या फिर जो फ्री विल आइडिया, इन सभी को क्लब कर देता है, और ये रियलिटी में होता है। अगर आप बुद्धिज्म पढ़े होंगे तो बुद्धिज्म में क्या है कि मध्यम मार्ग, बिल्कुल कुछ मध्यम मार्ग जैसा है सॉफ्ट डिटर्मिनिज्म। ठीक है, यही चीज है, आप पढ़ सकते हैं इसको, पूरे कंटेंट के अंदर में लिखा हुआ है, एक्सप्लेन कर दिया मैंने। फिर दूसरी कंट्रोवर्सी जो है वो है मॉलिक्यूलर वर्सेस मोलर अप्रोच। क्या है ये मॉलिक्यूलर वर्सेस मोलर अप्रोच? पहले देखते हैं कि मॉलिक्यूलर अप्रोच क्या है। मॉलिक्यूलर अप्रोच मतलब किसी भी चीज को पढ़ने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं कि जितना भी एरिया है जो आपको पढ़ना है, उसको आप छोटे 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 फंडामेंटल यूनिट्स में आप बांट देते हैं। फिर आप सभी उन फंडामेंटल यूनिट्स को एक एक करके पढ़ते हैं, कंबाइन करके उसका मीनिंग निकालते हैं। ठीक है, मोलर अप्रोच क्या है? मोलर अप्रोच कहती है कि नहीं, हम लोग चीजों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ेंगे नहीं, हम उसको कंबाइन फॉर्म में ही पढ़ेंगे। मोलर अप्रोच advocates that the behavior should be studied as a whole because when broken down into parts it loses the intrinsic nature of the whole। और इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं जेस्टॉल्ट्स। जेस्टॉल्ट्स का आपने एक फेमस स्टेटमेंट सुना होगा, द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी चीज को होल के तरीके से पढ़ेंगे, होल इन द सेंस कि आप कंप्लीट सेंस बना के पढ़ेंगे किसी चीज को, जैसे कि किसी की बिहेवियर को आप ओवरऑल डायमेंशंस में पढ़ेंगे, तो आपको बेटर पिक्चर मिलेगी एज कंपेयर टू जब उसके छोटे छोटे पार्ट्स को स्टडी करके उसको आप सम करेंगे, जोड़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि किसी का सिर्फ होठ देखना, किसी का सिर्फ नाक देखना, किसी की सिर्फ आंखें देखनी, किसी के सिर्फ कान देखना, किसी के सिर्फ गाल देखने, ये इंडिपेंडेंटली इन सभी छोटी छोटी चीजों को देखना और फिर उन सबको ऐड करना से बेटर है कि आप पूरा का पूरा चेहरा देखें एक साथ। तो ये जो पूरा चेहरा देखने की जो बात होती है, ये जिस्टॉल्ट व्यू की है, जिस्टॉल्ट करती है। लेकिन जो ये मॉलिक्यूलर व्यू है, चाहे आप स्ट्रक्चरलिज्म को उठा लीजिए, चाहे आप बिहेवियरिज्म को उठा लीजिए, ये दोनों क्या करेंगी कि किसी भी चीज को छोटे 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 पार्ट्स में बांट लेंगी और उसके बाद उस चीज को स्टडी करेंगे। ये एक्सप्लेन करा हुआ है। हाँ, तो मॉलिक्यूलर व्यू जैसे कि साइकोलॉजी को
अब मॉलिक्यूलर, अब बात ये आती है ना कि भाई गलत क्या है, मतलब सही गलत क्या है, कौन सही है कौन गलत। इनफैक्ट दोनों सही है। सही कैसे कि मोलर अप्रोच जो है, इन रियलिटी मोलर अप्रोच ही हम लोग फॉलो करते हैं। यानी कि जब किसी से मिलने जाते हैं तो आप उसकी सिर्फ नाक नहीं देखते, आप उसके सिर्फ होठ नहीं देखते, आप उसके सिर्फ आंखें नहीं देखते, आप सब देखते हैं। मोलर अप्रोच इन रियलिटी मोलर अप्रोच ही होता है। लेकिन अगर आपको किसी चीज को साइंटिफिकली स्टडी करना है, उसको आपको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना ही पड़ेगा। किसी भी चीज को अगर आप जैसे कि आप क्यूब के बारे में पढ़ना चाहते हैं, इन रियलिटी आप क्यूब को कैसे देखेंगे? इन रियलिटी आप क्यूब को थ्री डिमेंशनल कंप्लीट पिक्चर देखेंगे। लेकिन जब वो क्यूब को स्टडी करना है तो उसका आपको लेंथ पढ़ना पड़ेगा, आपको ब्रेथ पढ़ना पड़ेगा, उसका आपको हाइट पढ़नी पड़ेगी। तो इन जब आपको साइंटिफिक स्टडी करनी पड़ती है किसी चीज की, तो आप मॉलिकुलर अप्रोच लेते हैं। यानी कि मॉलिकुलर अप्रोच, जो भी स्कूल साइंटिफिक स्टडी को प्रमोट कर रही होंगी वो मॉलिकुलर अप्रोच लेंगे। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरलिस्ट हो गए, फॉर एग्जांपल बिहेवियरिस्ट हो गए, ये मॉलिकुलर व्यू लेके चलेंगे, क्योंकि ये अल्टीमेटली साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक स्टडी की तरफ लेके जाते हैं। और साइंटिफिक स्टडी अगर आप किसी चीज की करते हैं तो उसको आपको एक छोटे छोटे फंडामेंटल यूनिट्स में बांट नहीं पड़ना पड़ता है। लेकिन मोलर अप्रोच जब आप लेते हैं, इन मोलर अप्रोच इन रियलिटी ही हो रही होती है। आप किसी चीज को इंडिपेंडेंटली छोटे छोटे हिस्सों में नहीं देखते, आप कंप्लीटली पूरा सेट देखते हो। ये मोलर अप्रोच है। तो इन रियलिटी मोलर अप्रोच होती है। और ह्यूमनिस्टिक स्कूल भी यही बोलते हैं कि जब इन रियलिटी यही है, खास बात ये कि जब आप मोलर अप्रोच करेंगे तो आप साइंटिफिक स्टेटस से आप थोड़ा सा खिसकेंगे, थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे आप मोलर अप्रोच लेने के लिए। लेकिन आप रियलिटी इन रियलिटी आप चीजों को परसीव जब करते हैं तो मोलर अप्रोच से ही परसीव करते हैं, आप होल को ही परसीव करते हैं, पार्ट्स को नहीं देखते पहले। ये था मोलर वर्सेस मॉलिकुलर अप्रोच। ये एटोमिज्म या फिर जो रिडक्शनिस्ट अप्रोच है, एक्चुअली में ये मॉलिकुलर अप्रोच को ही कहते हैं, इन्हीं का अलग नाम है, इन्हीं को एक तरीके से एटोमिस्टिक अप्रोच या फिर रिडक्शनिस्ट अप्रोच कहते हैं। तो तीसरी कॉन्ट्रोवर्सी आती है या फिर तीसरा जो डिबेट आता है वो आइडियोग्राफिक वर्सेस नोमोथेटिक अप्रोच। आइडियोग्राफिक को कई बार टेलियोलॉजिकल अप्रोच भी बोलते हैं। ठीक है, आइडियोग्राफिक अप्रोच है क्या? आइडियोग्राफिक अप्रोच मतलब आप किसी एक पर्टिकुलर इवेंट या फिर किसी एक पर्टिकुलर, अब इन साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इवेंट से ज्यादा हमारे यहाँ पे साइकोलॉजिकल बिहेवियर हो जाता है। तो किसी भी पर्टिकुलर बिहेवियर को, किसी पर्टिकुलर ह्यूमन के बिहेवियर को आप डिटेल में एनालिसिस करते हैं, इन डेप्थ में पढ़ते हैं, पूरा डिटेल के अंदर में। और जैसे कि केस स्टडी हो गया, इंटरव्यू हो गया, इससे हम लोग पूरा डिटेल में किसी एक पर्सन को पढ़ते हैं या फिर किसी एक बिहेवियर को पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस, किसी इंडिविजुअल की यूनिकनेस को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है इस आइडिया से, इस स्टडी से। तो जैसे स्कूल्स, जैसे साइको एनालिसिस स्कूल्स हो गई, साइको एनालिटिक स्कूल हो गई, या फिर दूसरी आपकी ह्यूमनिस्टिक स्कूल हो गई, तो ये आइडियोग्राफिक अप्रोच लेके चलते हैं, यानी कि किसी चीज के बारे में बहुत डिटेल इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। ठीक है, जैसे फ्रॉइडियन स्कूल हो गई, ह्यूमनिज्म स्कूल हो गए, तो ये किसी स्कूल के बारे में बहुत इन डेप्थ जाते हैं। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है कि सिंस आप एक इंडिविजुअल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, बिहेवियर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से जो फाइंडिंग मिलेगी, आप वो सेम फाइंडिंग किसी दूसरे इंडिविजुअल के बिहेवियर पर नहीं लगा सकते। यानी कि यहाँ से इस रिसर्च, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के रिसर्च से जो भी आपको मिलेगा वो आप किसी दूसरे इंडिविजुअल पे अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि जनरलाइजेबिलिटी इसकी बहुत मुश्किल हो जाती है, जनरलाइजेबिलिटी मुश्किल हो जाती है। साथ ही साथ जो ये पूरा का पूरा सिंस एनालिसिस कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में, तो ये एनालिसिस क्वालिटेटिव नेचर का हो जाता है। और सिंस ये क्वालिटेटिव नेचर का हो जाता है तो आप क्वांटिफिकेशन नहीं कर सकते, आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। और ये जो एनालिसिस होती है वो हाईली सब्जेक्टिव एनालिसिस होती है। लेकिन इसकी खास बात इतनी है कि इंडिविजुअल डिफरेंस को बहुत अच्छे से ये रिस्पेक्ट करता है। तो यानी कि ये समझ में आ रहा है कि अगर आप आइडियोग्राफिक अप्रोच लेके चलते हैं तो इतना तो श्योरिटी है कि आप साइंटिफिक स्टडी नहीं कर सकते। साइंटिफिक स्टडी में होता क्या है, साइंटिफिक स्टडी में आप जो भी लॉ बना रहे हैं वो बहुत सारे लोगों पे एप्लीकेबल होना चाहिए। लेकिन आइडियोग्राफिक से भी जो भी आप एनालिसिस करके रिजल्ट लेकर आएंगे, जो भी आपका कंक्लूजन होगा, वो आप बहुत ज्यादा लोगों पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने एनालिसिस किसी एक पर्टिकुलर इवेंट या फिर किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे किया हुआ है। यानी कि जो भी साइंटिफिक अप्रोच होंगे वो आइडियोग्राफिक अप्रोच तो नहीं होगी। तो कौन सी अप्रोच होगी? वो होगी नोमोथेटिक अप्रोच। नोमोथेटिक अप्रोच में क्या होता है कि आपका अल्टीमेट एम ये होता है कि आप एक जनरल लॉ बनाएं जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द बिहेवियर्स को आप एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, अब सिंस आप एक जनरल लॉ बना रहे हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ द बिहेवियर्स को एक्सप्लेन कर पाए, इसकी जनरलाइजेबिलिटी भी आई होगी, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस भी होगा, ये क्वांटिफिकेशन भी इसके बेसिस पे कर सकते हैं, कंपैरिजन भी इसके बेसिस पे पॉसिबल है। और ये एक तरीके का एक
थोड़ा ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होगी। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होगी, इसमें ऑब्जेक्टिविटी आएगी और यहाँ पे सब्जेक्टिविटी थी, यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी होगी। और इस स्कूल को और इस आइडिया को फॉलो करते हैं हमारे बिहेवियरिस्ट। तो फिर अल्टीमेटली सवाल फिर से ये आ जाता है कि सही कौन है गलत कौन है, इनफैक्ट दोनों सही है। जब साइकोलॉजी को हम लोग कंप्लीटली साइंस की तरफ देखेंगे, यानी कि हमें हमारा अल्टीमेट एम ये होगा कि हमें जनरल लॉ बनाना है, हमें ऐसा लॉ बनाना है जो सब पे एप्लीकेबल हो, जनरलाइजेबल हो, तब हम नोमोथेटिक अप्रोच लेंगे। और यही सेम चीज बिहेवियरिस्ट करते हैं। और लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि इंडिविजुअल डिफरेंस में रिस्पेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर अगर आपको साइकोलॉजी को ट्रूली पढ़ना है, यानी कि आपको इंडिविजुअल डिफरेंस को भी उतनी ही तवज्जो देनी पड़ेगी जितनी आप एक जनरल लॉ को दे रहे हैं, तब आपको आइडियोग्राफिक अप्रोच लेना पड़ेगा। तो दोनों अप्रोच साइकोलॉजी के अंदर में है और इनका इनफैक्ट दोनों को क्लब करके ही हमें चलना पड़ेगा। अल्टीमेट तो कंक्लूजन यही बनेगा यहाँ से। नेक्स्ट पे आते हैं नेटिविज्म वर्सेस एम्पेरिसिज्म। नेटिविज्म हमने पहले ही कहा था, याद है कि यहाँ पे एक जब हम डिटर्मिनिस्टिक स्कूल के बारे में पढ़ रहे थे, डिटर्मिनिस्टिक आइडिया को पढ़ रहे थे, तो उसमें एक बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म थी। और बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म में कुछ ऐसे लोग थे जो कहते थे कि ह्यूमन का बिहेवियर ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी जेनेटिक्स ऐसी है। और यहाँ पे हमको जो लोग मिले थे वो नेटिविस्टिक लोग मिले थे। यही डिबेट यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि नेटिविज्म वर्सेस एम्पेरिसिज्म। तो नेटिविज्म जो लोग नेटिविस्टिक आइडिया को सपोर्ट करते हैं वो ये कहते हैं कि ह्यूमन का जो बिहेवियर है दैट इज डिटरमाइंड बाय इट्स जेनेटिक्स। जैसे जेनेटिक्स होगा वही डिटरमाइन करेगा इंडिविजुअल का बिहेवियर क्या है। लेकिन एम्पेरिसिस्ट आइडिया जो रखते हैं कि बोलते हैं ऐसा नहीं है, ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न विद अ क्लीन स्लेट, और फिर जिस तरीके से उनको सिखाया जाएगा उसी तरीके से वो बिहेव करेंगे। और ये व्यू रखते हैं बिहेवियरिस्ट। बिहेवियरिस्ट एम्पेरिसिस्ट व्यू रखते हैं, लेकिन जो नेटिविस्ट हैं वो ये जेनेटिक वाला व्यू लेके चलते हैं। बट अल्टीमेटली रियलिटी क्या है, कौन सही है कौन गलत है, इनफैक्ट दोनों सही है, दोनों सही हैं। और अल्टीमेटली जो ट्रू सेंस में देखा जाता है वो देखा जाता है इंटरैक्शनिज्म। इंटरैक्शनिज्म मतलब इंटरैक्शनिज्म बात करता है कि जो आपकी जेनेटिक्स है, जो आपकी जीन्स है वो भी, और प्लस जो आप इन्वायरमेंट से सीख रहे हैं वो भी, दोनों रोल प्ले करता है आपके अल्टीमेटली बिहेवियर को डिटरमाइन करने में और बिहेवियर को सीखने में। ठीक है, ये डिटेल अब जितना हमने स्टडी करा ऊपर में उन सभी का स्पेशल स्कूल के बेसिस पे हमने देखा है, देख रहे हैं कि साइको एनालिसिस कौन कौन से आइडिया को प्रमोट करते हैं। तो साइको एनालिसिस जो है वो आइडियोग्राफिक, जो डिबेट पर आता है उसमें आइडियोग्राफिक अप्रोच को लेती है, साथ ही साथ साइकिक डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच भी लेती है। बिहेवियरिस्टिक स्कूल की बात करें तो ये रिडक्शनिस्ट अप्रोच, नोमोथेटिक अप्रोच, मॉलिकुलर अप्रोच, एम्पेरिसिज्म अप्रोच और एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ये सबको कंसिडर करती है साथ में। और ध्यान से देखिए तो सारा फैक्टर्स जब उठाएंगे, रिडक्शनिस्ट हो गया, मॉलिकुलर हो गया, ये भी साइंस की तरफ जाता है, नोमोथेटिक अप्रोच ये भी साइंटिफिक स्टडी को प्रमोट करता है, एम्पेरिसिज्म ये भी साइंटिफिक स्टडी को प्रमोट करता है, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म ये भी साइंटिफिक स्टडी को प्रमोट करता है। तो देखिए हर एक फैक्टर जो बिहेवियरिस्टिक स्कूल के इर्द गिर्द घूम रही है, हर एक अप्रोच जो बिहेवियरिस्टिक स्कूल ले रही है, वो सब किसी न किसी तरीके से साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन में स्टैब्लिश करने में हेल्प करती है। लेकिन इसी के आइडिया के अगेंस्ट में जाती है ह्यूमनिस्टिक स्कूल, और ह्यूमनिस्टिक स्कूल बोलती है कि ह्यूमनिस्टिक स्कूल प्रमोट करती है फ्री विल को, आइडियोग्राफिक अप्रोच को, ये साइंटिफिक अप्रोच की तरफ नहीं जा रही है, ये इससे भी हम साइंटिफिक अप्रोच नहीं पढ़ सकते। तो ये जो ह्यूमनिस्टिक स्कूल है ये इन दोनों अप्रोच के इर्द गिर्द काम करती है। स्ट्रक्चरलिज्म, मॉलिकुलर अप्रोच, एटम, सेम ही चीज है, मॉलिकुलर, एटोमिज्म, रिडक्शनिज्म ऑलमोस्ट सेम ही अप्रोच है। और जेस्टॉल्ट जो है वो मूलर अप्रोच लेती है। इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे जो वेरियस स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है उसको।